हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, तीन चार बड़ी खबरें हैं और सारी हैं हिंदुस्तान की। भारत की जो पावर है वो दिखाऊंगा आपको मैं आज, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, और कैसे दुश्मन भी अब गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे बिजनेस चाहिए। मैं सबसे पहले गिड़गिड़ाने की बात ही से शुरू करता हूँ आज। आपको मालूम है कि भारत जो है, हमारे पास तीन बहुत बड़े रिजर्व्स, जो हमारे जो क्रूड ऑयल होता है उसको हमें इकट्ठा करने के लिए एक एक स्टेशन बनाना पड़ता है जहाँ पर हम इसको स्टोर करते हैं। हिंदुस्तान के पास ऑलरेडी तीन बहुत बड़े स्टेशन हैं जहाँ पर हम क्रूड ऑयल को स्टोर करते हैं। अभी भारत की सरकार ने टेंडर निकाले कि हमें दो और चाहिए, ताकि हम अपने पास यहाँ पर, क्योंकि हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, हमें रिजर्व्स को रखने के लिए हमें स्टोरेज स्पेसेस चाहिए। तो दो बहुत बड़े स्टेशन बनाने हैं हमने। तो पूरी दुनिया से टेंडर मंगवाया हमने, और आपको जानकर खुशी होगी, सबसे पहला टेंडर किसका आया है? चाइना का। चाइना का कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बनाने के लिए चाइनीज़ ने बोला है हमें धंधा दे दो। और कंपनी भी जो है वो चाइना की गवर्नमेंट की कंपनी है जिन्होंने बोला है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान चाइना को स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने की परमिशन दे देगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में आपके ना आंसर चाहिए, और ये आंसर हर एक बंदा जो सुनेगा इस वीडियो को, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपके ओपिनियंस होते हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट भी देखती है हमारी वीडियोस को, और मुझे 2-3 बार मुझे मैसेजेस आ गए हैं अब तो। दैट शोज़ कि हमारा इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, जिसके लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, कि क्या हमारी वॉइस वहाँ पहुँचेगी जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं। इट इज़ रीचिंग। मैंने कल आरजू के शो में जो बातें बोली हैं डायरेक्टली, कि कैसे हमने ये जो मुसलमान हमें तंग कर रहे हैं, इनके साथ वही हरकतें करनी पड़ेंगी जो हमने इनके साथ गुजरात 2002 में करी थी। इनका कोई और कोई रास्ता ही नहीं है इनके साथ। और गवर्नमेंट ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पर किया है, बट इम्पैक्ट होता है। एक एक करके जब हम अपनी वॉइस को रेज करेंगी, गवर्नमेंट के पास पहुँचती है कि भाई लोग क्या चाहते हैं, एंड गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी, एंड वी हैव टू पुश देम टू डू व्हाट वी वांट। अब आपकी आवाज़ है कि क्या चाइना को, जो हमारे स्ट्रेटेजिक, हमारा जो है कि हमारे पास कितने रिजर्व्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी चाइना को पहुंचेगी? फिर क्या चाइना को ये परमिशन देनी चाहिए? अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया है, बट रेज योर वॉइस। दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। सेकेंडली, अब हम आते हैं, पहला तो हो गया कि इनके जो मुंह में पानी आया है उसके बारे में बात कर ली हमने। चाइना के मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इनके पास कोई बिजनेस है नहीं आज की डेट में। दे आर डाउन, तो दे आर लुकिंग, दे आर सर्चिंग फॉर पार्टनर्स, दे आर लुकिंग फॉर बिजनेसेस। इसलिए इन्होंने पहले अपने BYD, जो इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे सेल्स हो नहीं रही, तो ये चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट की जाए। भारत ने बंद कर दिया उसको, नहीं चाहिए, बाहर निकलो यहाँ से। उसके बाद अब हमने क्या किया? अब देखिए, इनके जो लैपटॉप थे, इनके मोबाइल थे, इनके जो ऑल इन वन PC होते हैं, ये पूरे यहाँ से बन के भारत में जाते थे, क्योंकि ये सस्ते में बनाते हैं, बल्क में बनाते हैं। फिर थोड़ी सी गवर्नमेंट की भी बहुत सपोर्ट है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो गवर्नमेंट उनको सप्लाई करती है बहुत कम पैसों में, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम आती है, और ये भर देते हैं इंडियन मार्केट को। इसलिए इंडियन जो बिजनेसमैन है वो बोलते हैं कि अगर हम खुद बनाएंगे वो महंगा मिलेगा, क्यों ना चाइना से सस्ता मिल रहा है वहीं से ले लो। बात भी सही है। हिंदुस्तान ने बोला नहीं चलेगा भैया, बंद करो, इम्पोर्ट नहीं होने देंगे हम। अब जो ये डिसीजन भारत ने लिया है, इट इज़ सो गुड, आई कांट टेल यू। क्यों? अब ये सभी चीज़ों का जो यूनिट हैं वो अब लगेंगे भारत में। भारत ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रहा है। जो चिप है, इसकी जो मदरबोर्ड होता है, उसके लिए हमारी ऑलरेडी बात चल रही है बहुत कंपनीज के साथ। अभी इन्होंने क्या कह दिया कि आप पार्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ पार्ट्स को। ये नहीं कि बना बनाया चीज़ लिया और सैंपल किया काम चल जाएगा, नहीं, हिंदुस्तान में बनाना पड़ेगा। और तभी ये जो प्राइसेस हैं, आपको देखते होंगे कि अभी लैपटॉप्स हैं हिंदुस्तान में 1.5 लाख 2 लाख के लैपटॉप्स आते हैं, जो ऑल इन वन कंप्यूटर है। मैं देखा कि मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है, मैंने चाइना में रहते हुए, तो मेरा 35,000 में, 40,000 में बहुत बढ़िया ऑल इन वन 27 इंच की स्क्रीन वाला, एंड विद लेटेस्ट फीचर्स, ऑल लेटेस्ट फीचर्स, वो मुझे मिल गया। जबकि वही सेम चीज़ भारत में 1.5 लाख की पड़ती है। क्यों? हमें इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है, तो बीच में मिडिल मैन भी अपनी इनकम्स लेता है। अगर वही चीज़ें हिंदुस्तान में बनने लग जाएंगी, हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत कम आनी शुरू होगी। इसलिए आई रियली थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग दिस स्टेप,
कि भाई ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, मोबाइल हमने पहले बंद कर दिए थे, इसलिए सब सारी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में होती है। अब हमने ये चीज़ें भी बंद कर दी। दैट मीन्स आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्क्रू टाइट हो रहा है। और ये सारे जो इनकी चूं चूं निकल रही है वो इसलिए निकल रही है बिकॉज हम इनको कोई भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे कि ये किसी भी तरीके से हमारे ऊपर हावी हो सके। सो सैल्यूट टू यू मोदी जी, वंडरफुल स्टेप यू हैव टेकन। आपने अपनी टीम की बात सुनी है, आई एम हैप्पी फॉर इट। अब दोस्तों, जैसे ही हमने बैन लगाया उनके ऊपर, वैसे ही जियो ने बोल दिया मेड इन इंडिया 100% हम अपने लैपटॉप्स निकालने वाले हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे और मोदी जी ने जियो को ना, मुकेश अंबानी को सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिसी निकाली है। कुछ भी है, क्या मुकेश अंबानी अकेला है जो ये पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकता है? क्या आप में से कोई और यहाँ पे यूनिट लगाकर फ़ायदा नहीं उठा सकते? Why you always single out on Mukesh Ambani or anybody who has taken a lead? Yes, it might help him initially, but in the long run, market is open for everybody. आप कूदिए भाई, आपको पार्ट्स तो अभी भी अलाउड है ना। आप ताइवान से, किसी और कंट्री से आप पार्ट्स को इंपोर्ट करके असेंबली कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। मैं सितंबर के अंदर, मैं खुद चाइनीज़ एक कंपनी है, मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि ऑल इन वन कंप्यूटर्स जो हैं उसके लिए मैं चाइनीज़ एक कंपनी है उसको लेके आ रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान में किसी के साथ जॉइंट वेंचर लगाकर वहाँ पर इन चीज़ों को बनाए। बिकॉज मुझे मालूम है कि जब चाइना से इंपोर्ट होता है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हिंदुस्तान में बनेगा तो हर एक को फ़ायदा होगा। आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग अ पार्टनर इन टू इंडिया, लेट्स सी इफ़ आई कैन डू इट एंड जॉइंट वेंचर विद समबडी। तो आप क्यों नहीं कर सकते? और इसकी इतनी बड़ी मार्केट है, आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि हिंदुस्तान की मार्केट कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी होने वाली है। आपको तो अंदाज़ा नहीं है क्योंकि आप तो सिर्फ लगे हो ओ अंबानी, ओ अंदानी, इनके पीछे मोदी लगा हुआ है। मोदी आप सबके लिए लगा हुआ है। वो चक्कर यही है कि वो लोग जो है पहले लीड ले लेते हैं, आप लोग बस गालियाँ निकालने में लगे रहते हो। इससे बाहर निकलो और देखो कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करना है। दिस इज़ अ ह्यूज मोमेंट। सो एनी इंडस्ट्रियलिस्ट हु वांट्स टू मेक मनी, एंटर इनटू इट टुडे। एक तो ये हो गया। अब तरक्की जो है, इससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है दैट इज़ गोइंग टू बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर। आपको दिखता नहीं है कि भाई हिंदुस्तान में कोई तरक्की हो रही है, जिससे बात करो और तो हिंदुस्तान में कुछ चल ही नहीं रहा, मोदी तो लगा हुआ है बस किसी और चीज़ों में। नहीं है ऐसा भाई, आपको तो तरक्की दिखती नहीं है। टैक्स कलेक्शंस हमारी बढ़ गई हैं, जीएसटी हमारा बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है? अगर बिजनेस राइज नहीं हो रहा तो कैसे तरक्की हो रही है? ये वाली चीज़, ये नंबर्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? काम होगा तो टैक्स बढ़ेगा, पहली बात। दूसरा, जो मॉर्गन स्टैनली है उसने हमारी रेटिंग को इंक्रीज कर दिया है कि इंडिया इज़ द फ्यूचर। चाइना को डाउन कर दिया, अमेरिका को भी डाउन कर दिया है उन्होंने रेटिंग में। हिंदुस्तान को बोला है दिस इज़ द राइजिंग स्टार, दिस इज़ ओवरवेट, दिस इज़ गोइंग टू बिकम द फ्यूचर। ये दुनिया को दिखता है, आपको नहीं दिखता क्योंकि आप देखना चाहते नहीं। सेकेंडली, अब ये इसका रीज़न क्या है कि उन्होंने रेटिंग इंक्रीज क्यों करी? जैसे ही हमने ये सारी इंपोर्ट्स को बंद किया चाइना से, वैसे ही उनकी हमारी रेटिंग बढ़नी शुरू हो गई है। वाई? उनको लगता है कि अब सारा इकोसिस्टम, ये बिजनेसेस का, ये सारा हिंदुस्तान में आएगा। दुनिया की हर बड़ी कंपनी अब चाहेगी कि भाई बाहर से इंपोर्ट कर नहीं सकते तो भाई बेटर यही है कि हम यहीं पे यूनिट्स लगाएं। जैसे ये इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारे प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी और इसी के कारण हमारी ग्रोथ आएगी। इसलिए वी आर द फ्यूचर नाउ। दे से कि जिस डायरेक्शन पे हिंदुस्तान चल पड़ा है, इसमें अब इसकी रफ्तार को रोकना इम्पॉसिबल है। दिस मॉर्गन स्टैनली एंड ऑल बिग रेटिंग एजेंसीज आर टेलिंग अस। ये तो होगी पहली खबर। दूसरा, जब ग्रोथ आती है तो क्या होता है कि आपके कंस्ट्रक्शन की जो मार्केट है वो इंक्रीज़ करनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं नया ऑफिस चाहिए, नई बिल्डिंग चाहिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इंडिया में बनना शुरू हो गया, भारत में बन रहा है। लास्टली, जो हाउसेज है वो भी बनने शुरू होते हैं। 70 मिलियन लोग ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने शुरू कर गए हैं एंड दे से ये 100 मिलियन पहुंच जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जिस रफ्तार से जो हमारी रियल एस्टेट है या कंस्ट्रक्शन की जो मार्केट है वो बढ़ रही है, जब तरक्की आती है तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन बढ़ता है। दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। सेकेंडली, जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका हाईएस्ट नंबर्स जुलाई में आए हैं, हाईएस्ट, और जो उसका नंबर है दैट इज़ लाइक 60 to 63% ऑफ द जीडीपी। 50 से ऊपर का मतलब है इसमें ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। नई कंपनीज भी सर्विसेज ले रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स की जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स है वो बढ़नी शुरू हो गई है। नई इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। पुरानी कंपनीज जो हैं वो और एक्सपेंशंस कर रही हैं। आवर सर्विस सेक्टर इज़ इंक्रीजिंग लाइक क्रेजी।
मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है, सर्विसेज 62 को क्रॉस कर गई है आंकड़े को, और आप बोलते हैं कि तरक्की है ही नहीं, मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं, ये तो चाय वाला है। आंखें खोलो। अब ये जो इंक्रीजेज हैं वो क्यों आ रही हैं? एक तो हमारी इंटरनल डिमांड जो हिंदुस्तान की है वो बढ़ रही है, ऊपर से हमारी जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। और दोस्तों कहाँ बढ़ रही है? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, जिसको बोलते हैं मोदी जी की पॉलिसी थी नेबर फर्स्ट, हमने इनको जोड़ा, यहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट्स पहले बढ़नी शुरू हुई हैं बिकॉज इट इज़ सो इजी टू एक्सपोर्ट थिंग्स टू देम, और आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी वर्ल्ड में भी पहुंचते जा रहे हैं। सो ये तो होगी इकॉनमी की कि जो इकॉनमी की जो नींव है, उसको बैकबोन है, उसको इतना स्ट्रांग कर रहे हैं हम लोग कि दुनिया को दिखना शुरू हो गया वी आर द फ्यूचर। ये हो गया इकॉनमी। अब लास्टली आते हैं मिलिट्री के ऊपर। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मिलिट्री ग्रोथ दोनों चाहिए अगर आपको सुपर पावर या ग्लोबल पावर की स्टेटस लेना है। उसके अंदर आपको मालूम है हमने कौन सी मिसाइल्स ली हैं? हंटर मिसाइल्स। अब ये हंटर मिसाइल क्यों लिया हमने? क्योंकि आपको मालूम होगा चाइना ने एक वो बनाया था बोल्ड रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। उन्होंने बोला यार तुम तो बेल्ट को यूज़ करोगे लोगों को हाँकने के लिए, अब तुम्हें हाँकने के लिए हमें हंटर चाहिए, क्योंकि बेल्ट का मुकाबला तो हंटर ही कर सकता है। और जियो पॉलिटिक्स में ऐसे ही चलता है कि आपको दूसरे की चीज़ देखे उसके हिसाब से, ये तो चलो मैं एक एनालॉजी बना रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दिस ओनली कि बेल्ट के हिसाब से हंटर लिया हमने, बट दिस इज़ अ बिग मूव, क्योंकि ये मिसाइल्स हमारे हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, प्लेन्स के ऊपर लगेंगी एंड वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर देम नाउ इन इंडिया ऑल्सो। दिस इज़ गेम चेंजर बिकॉज ये मिसाइल्स हमें ज़रूरत थी और हमने बड़े टाइमली लिए हैं, और लिया भी चाइना के लिए हैं, पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनको तो बिना गोली मार के हम मार देंगे, चिंता नहीं करो। सो वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। लास्ट मिलिट्री में एक और काम किया हमने, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। जो पहले 2022 तक हम सारे के सारे ड्रोन्स चाइना से इंपोर्ट करते थे, 22 में हमने बंद कर दिए कि यहाँ से अलाउड ही नहीं है, ड्रोन को हमने बैन ही कर दिया, बाहर से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। कोई भी किसी को भी ड्रोन बनाना है वो भारत में ही बनाएगा तो ही लेंगे। और दोस्तों 1 साल के बाद 25 कंपनियां ऐसी हैं भारत की जिन्हें लाइसेंस मिल गया है कि वो ड्रोन बना सकते हैं। पार्ट्स अगर आपको इंपोर्ट करने पड़े तो आप कर सकते हो, बट उसका भी टाइम फ्रेम है कि ये पार्ट्स भी अब हिंदुस्तान में ही बनने चाहिए। वी विल नॉट अलाउ एनीबडी टू इंपोर्ट थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड। दोस्तों इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं पॉलिसी मेकिंग, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन, और इसको बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कि भाई मेड इन इंडिया मीन्स मेड इन इंडिया, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, हम अब यहाँ से बनाकर दुनिया को देंगे, दुनिया का बनाया हुआ माल हम नहीं लेंगे। और मुझे इतनी खुशी होती है कि भारत ने वो स्टेप्स लेने शुरू किए जिसको मैं बहुत देर से मैं देखना चाहता था। मोदी जी ने, मुझे कई बार लगता है कि बहुत देर कर दी, कि ये चीज़ों को स्टॉप करने में पहले टाइम लगाया उन्होंने, बट आई थिंक जब मैं डीपली देखता हूँ, वो पहले जो खड्डे कांग्रेस के इतने सालों से बनाए हुए थे उनको भरने में ही उनको 5-6 साल लग गए, और अब जब खड्डे भर गए हैं उसके ऊपर रोड गडकरी जी ने बना दी, खड्डे भरे मोदी जी ने, सड़कें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गडकरी ने, अब उसके ऊपर गाड़ी तेज़ तरीके से चलाने का टाइम आ गया है एंड पॉलिसीज़ उसी लाइन में चल रही हैं। सो दोस्तों मेरी जो खुशी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप भी अपने कमेंट्स जरूर डालें कि आप क्या सोचते हो कि क्या मोदी जी की जो ये मूव्स हैं ये बढ़िया हैं भारत के लिए, क्या आपके फ्यूचर के लिए ये अच्छी चीज़ें हैं? अगर हैं तो प्राउडली बताइए, ताकि ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचे। जहाँ पर वो सही है हम सही की बात सही करेंगे, जहाँ पे वो गलत है हम वो भी पॉइंट आउट करते हैं, और आपकी वॉइस अब रेज होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।